नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 7 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन विंस ट्रस्ट वोट, बीजेपी एमएलएज वॉक आउट ऑफ हाउस। झारखंड की सियासी गर्मागर्मी आप भी देख ही रहे होंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। हुआ यह है कि हेमंत सोरेन पर आरोप है कि वे सीएम के पोस्ट पर होते हुए भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे। अब ये राज्यपाल को निर्धारित करना है कि इस पर क्या एक्शन होगा। यहाँ पर चर्चा हुआ ट्रस्ट वोट का। ट्रस्ट वोट एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया जाता है, जो तत्कालीन गवर्नमेंट होती है, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन और एक होता है ट्रस्ट वोट। जो नो कॉन्फिडेंस होता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जब उन्हें लगता है कि सरकार में भी मेजोरिटी में ना हो और किसी कारणवश वो अगर पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। अब क्योंकि ट्रस्ट वोट सोरेन सरकार जीत चुकी है, तो अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म भी हो जाती है तो भी सरकार नहीं जाएगी, केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। तो ये न्यूज़ आपका GS3 से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ अगर आप देखो तो द बैन ऑन कन्वर्सन थेरेपी फॉर LGBTQIA+ कम्युनिटी। क्या है ये कन्वर्सन थेरेपी? तो एक्चुअली रिसेंट ईयर्स में कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें एक व्यक्ति अगर वो पुरुष है और अपने आप को महिला होने में ज़्यादा सहज महसूस करता है तो अपना सेक्स चेंज करवा लेता है। सेम आपका महिला से पुरुष में भी होता है, वाइस वर्सा। कई बार ये स्वेच्छा से होता है और कई बार ये फोर्स होता है फैमिलीज़ के प्रेशर में। सो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने ऑल स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग को ये सख्त हिदायत दी है कि कन्वर्सन थेरेपी को बैन किया जाए। 2021 में मद्रास हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं N वेंकटेश, उन्होंने एक इंटरिम गाइडलाइन जारी किया था पुलिस, एक्टिविस्ट, इवन जो LGBTQIA+ के कम्युनिटीज़ के लिए, कि उनके सेफ्टी को इंश्योर किया जाए, यानी कि इंश्योर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू लीड अ लाइफ चूजन बाय देम। उनको भी अधिकार है अपने हिसाब से जीने। इवन पेरेंट्स को भी ये समझना होगा कि अब चीज़ें बदल रही हैं, तो उसी हिसाब से आपको अपने मेंटेलिटी को भी ढालना होगा। LGBTQIA+ के बारे में डिटेल चर्चा मैंने पिछले क्लासेस में कर रखी है, अगर आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट इन 7 years दिल्ली जू वेलकम्स 3 white टाइगर्स। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में सीता नाम के वाइट टाइगर्स ने 3 कब्स को जन्म दिया है। चर्चा में है क्योंकि 2015 के बाद ये पहली बार हुआ है। मेनली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं। व्हाइट टाइगर्स अगर देखें तो मेनली रीवा यानी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 2016 में MP के ही सतना जिले में पहला व्हाइट टाइगर सफारी का इनॉग्रेशन भी हुआ था। MP के अलावा ये आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल टाइगर होते हैं, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर जो आप देखते हो, उसमें एक खास तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम फियोमेलानिन कहते हैं, जिसके कारण उनका कलर येलोइश या फिर ऑरेंज कलर का दिखता है। जैसे ह्यूमंस में अगर आप देखो तो मेलानिन पिगमेंट होते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी पर तिल होते हैं, या फिर अगर किसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेलानिन पाए जाते हैं तो उनका जो शरीर का कलर होता है वो वाइट से ब्लैक की तरफ शिफ्ट होने, मतलब ब्लैकिश होने लगता है। तो वैसे ही टाइगर में भी एक आपका पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम फियोमेलानिन कहते हैं। तो मेनली ये पिगमेंट को आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। राजपथ टू बी रीनेम्ड एज कर्तव्य पथ। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का जो एरिया है उसे ही राजपथ कहा जाता है। आज से कुछ दिन पहले आप अगर वहां गए होंगे तो वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। कल यानी 8 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होना है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते को स्वतंत्रता से पहले किंग्सवे यानी राजपथ के नाम से जानते थे, लेकिन अब NMDC यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया जाएगा। वैसे आप सभी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो नामाकरण में काफ़ी माहिर है। उम्मीद है कि ये केवल नामाकरण न हो, कर्तव्य पद पर कर्तव्य का पालन भी हो। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो बांग्लादेश PM फेवर्स अर्ली सॉल्यूशन फॉर तीस्ता एंड अदर इश्यूज। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। जाहिर है कई सारे बायलैटरल टॉक्स भी होंगे। प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद शेख हसीना ने कहा कि इंडिया बांग्लादेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लोजेस्ट नेबर है। हम बांग्लादेश से 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, प्लस 54 कॉमन नदियां भी हमारे बीच में है। अगर आप देखो तो 7 एग्रीमेंट्स किए गए हैं इस बायलैटरल टॉक्स में, जिसमें आपका रेलवेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस का कॉपरेशन, प्लस मेडिसिन और वाटर शेयरिंग इन्वॉल्व है। जल्द ही तीस्ता रिवर का इशू भी सॉल्व होगा, ऐसा कयास लग रहे हैं। अगर आप देखो तो कुशियारा रिवर पर भी एक रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, जो कि गंगा वाटर एग्रीमेंट के बाद 28 सालों में पहली बार हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये जो कुशियारा रिवर है ये आपका आसाम के थ्रू बांग्लादेश में जाती है। एक्चुअली ये बरक रिवर का ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका SC आस्क्ड पंजाब हरियाणा CMs टू मीट ऑन SYL कनाल डिस्प्यूट। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से यह एश्योरेंस लिया है कि वे हरियाणा के CM से मिलें और सतलज यमुना लिंक कैनाल के निर्माण पर बातचीत करें। सतलज और यमुना नदी पर कनाल बनाकर जोड़ने की बात चल रही लगभग पिछले 20 सालों से चल रही है। न्यायालय ने यह साफ कहा कि कैनाल का निर्माण मेनली वाटर शॉर्टेज को लेके होना था। यानी आप देखिए तो पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और लिविंग बीइंग्स को इसे शेयर करना सीखना होगा। माना शॉर्टेज है, बट अगर आप यहाँ स्टेट वाइज देखोगे तो फिर तो बाद में लोग सिटी वाइज देखने लगेंगे, तालुका के बेसिस पर देखने लगेंगे। तो इसीलिए बहुजन के हित में आप दोनों को बैठकर कोई रास्ता निकालना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ही मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया है। अगर आप देखो तो सतलज रिवर तिब्बत से निकलकर वाया पंजाब पाकिस्तान में निकल जाती है और यमुना भी हरियाणा के साइड वाले पोर्शन से निकलकर दिल्ली में चली जाती है। तो जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था उस समय हरियाणा में कोई पानी का स्रोत नहीं था, इसीलिए इस चैनल को बनाने की बात चल रही थी। इस लिंक के बन जाने से हरियाणा में भी पानी की किल्लत नहीं होगी, बट पंजाब गवर्नमेंट ने राइपेरियन प्रिंसिपल का हवाला देते हुए पानी देने से मना कर दिया था। राइपेरियन प्रिंसिपल क्या कहता है कि पानी उसी स्टेट या कंट्री का मतलब बिलोंग करता है जिसके थ्रू वो फ्लो करता है। एक्चुअली 1981 में किस तरह सहमति बनी और पंजाब सरकार मान गई थी, बट जैसे ही 82 में जब ये 214 किलोमीटर का SYL पंजाब के बीच में जब ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, कंस्ट्रक्शन चालू कहाँ से हुआ था तो कापूरी विलेज से स्टार्ट हुआ था। उसी समय काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन, काफ़ी प्रोटेस्ट और जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे इस चैनल को बनाने में उनका असैसिनेशन भी हो गया था। एक टेररिज्म का इन्वायरमेंट पूरा तरह से बनने लगा था और एक नेशनल सिक्योरिटी पर एक थ्रेट जैसा दिख रहा था। तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और शिरोमणि अकाली दल के चीफ, इन दोनों के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ कि एक नया ट्रिब्यूनल बनेगा जो इसको एसेस करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जज, जो मतलब उस समय के तत्कालीन जज थे, वी बालाकृष्णन इराडी के अध्यक्षता में इराडी ट्रिब्यूनल का बनाया गया जो कि पानी की अवेलेबिलिटी और शेयरिंग को एसेस करेगा। फिर हुआ क्या कि 1987 में ट्रिब्यूनल ने सुझाव दिया कि पंजाब के शेयर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बट कैनल का काम हो, क्योंकि दोनों को ही पानी की जरूरत है। हरियाणा ने अपने तरफ से तो चैनल बनवा लिया, बट पंजाब में कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ। तो फिर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को आदेश दिया कि आप काम पूरा करें। फिर 2004 में यहाँ पे एक खेला हुआ। पंजाब असेंबली ने एक एक्ट पास किया कि पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, जिसके तहत उसने वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया। अब तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बात को भी मतलब ओवरव्यू कर दिया। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 का रेफरेंस लेते हुए 2004 के एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड घोषित कर दिया और दोनों स्टेट्स के CM को नेगोशिएशन करने को कहा। अब आप मुझे यहाँ पर यह बताएंगे कि आर्टिकल 143 क्या है और क्यों उसका रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड बताया है। देखिए पंजाब का लॉजिक क्या है। पंजाब के कई एरिया 2029 तक ड्राई हो जाएंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ क्यों है, तो इरिगेशन पर्पस के लिए ही मेनली। आप अगर देखो तो पंजाब का शेयर अगर आप देखोगे तो 70,000 करोड़ का वीट और पैडी, जो हमारा धान और जो गेहूं होता है, इसका प्रतिवर्ष वो सेंटर के खलिहान में जमा करते हैं। तो इस कारण से एक पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इस कारण से वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है। अब अगर वो सतलज का पानी शेयर करते हैं किसी अदर स्टेट के साथ, तो जाहिर सी बात है उनके यहाँ जो एरियाज़ हैं वो ड्रॉट में चले जाएंगे। अब अगर हम हरियाणा सरकार की बात सुने तो हरियाणा सरकार का कहना है कि इरिगेशन के लिए तो हमें पानी चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जो हरियाणा की दक्षिण वाले इलाके हैं वहाँ पे पीने की पानी की भी भारी किल्लत है। ग्राउंड वाटर जो है 1700 फीट से नीचे जा चुका है, तो पानी की ज़रूरत तो काफ़ी है दोनों के लिए। तो इसी बीच में कुछ ना कुछ दोनों ही मुख्यमंत्री को बैठकर कोई एक रास्ता निकालना होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स के लिए पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूरा स्टोरी, इसे आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।